तो जैसे मान लो आप अगर लैंग्राफ यूज करना शुरू करोगे ना, तो लैंग्राफ जो आपको एजेंट ऑर्केस्ट्रेट करने में हेल्प करता है, तो इसके ऐसे नोड्स होते हैं। ये नोड्स का अपना खुद का स्टेट होता है। स्टेट अभी के लिए ऐसे याद कर लो कि एक जेसन है, ये एक डिक्ट है, ठीक है। इसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज एक नोड से दूसरे नोड में फ्लो करती हैं, जिससे कि मान लो अगर एजेंट 1 है, एजेंट 2 है, या एजेंट 3 है, एजेंट 4 है, तो सबको एक दूसरे की इंफॉर्मेशन पता होती है, जिससे कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती। इवन ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टोर हो जाते हैं आपके डीबी में। जो स्टेट्स हैं, मतलब आप मान लो एक ऑपरेशन हुआ, कभी किसी ने मान के चलो एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, है ना। एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, इनपुट आया, ये एजेंट के पास गया, वो प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ, और फिर मान लो वो चेकआउट पे गया, चेकआउट पे ना फेल हो गई, चेकआउट पे उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे फेलियर हो गई उसको चेकआउट पे। तो दोबारा क्या होना चाहिए, दोबारा अगर वो रन करेगा तो चेकआउट से चलना चाहिए या फिर शुरू से चलना चाहिए। अगर आपका स्टेट मैनेज नहीं है, अगर आपके हर एक नोड, मतलब एक नोड दूसरे नोड से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, वही वैल्यूज डेटाबेस में अपडेटेड नहीं है, तो आप कैसे समझ पाओगे कि ये फेल किस जगह पे हुआ था। फेल यहाँ हुआ था, या यहाँ हुआ था, या यहाँ फेल हुआ था, यहाँ फेल हुआ था। तो उसी के लिए हम स्टेट मैनेज करते हैं। अब वही स्टेट का मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इम्यूटेबिलिटी, म्यूटेबिलिटी और वेरिएबल्स कैसे मैनेज होते हैं एजेंट्स में। तो देखो, स्टेट बेसिकली एक हमारा लिस्ट है, तो देखो ना, लिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर देखते हैं, मेंटल मॉडल। इसमें हम बात करेंगे वेरिएबल्स पे। तो हमने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मैं थोड़ा पतला कर लेता हूँ, चलो ठीक लगेगा। वेरिएबल्स आर लेबल्स नॉट बॉक्सेस। लेबल्स का मतलब है कि सिर्फ एक रेफरेंस, है ना। मतलब यहाँ पे देखोगे ना, अगर जो जावास्क्रिप्ट जो लोग जानते हैं वो बोलेंगे ना, यहाँ पे ए इक्वल टू 10 है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 10। क्यों? ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 10, तो लोग बोलेंगे बी इक्वल टू 10 होगा। ऑब्वियस सी बात है, होना चाहिए, राइट। क्योंकि देख रहे हो ना, क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट सीधे रन टाइम में रन कर जाता है, इसको कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट पाइथन को कंपाइल करने की जरूरत पड़ती है। पहले वो कंपाइल होता है, देन वो रन होता है। तो जब कंपाइलर चलता है ना, तब ये सारा वेरिएबल का गेम बिगड़ता है, और तब ये बहुत डिफरेंट हो जाता है जावास्क्रिप्ट के साथ से। तो अगर अब यही चीज हम पाइथन में देखेंगे, जो कि सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है, लेट्स इमेजिन करो ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, राइट। तो हमेशा याद रखो, रेफरेंस ए है, बी है, कितनी वेरिएबल्स लिस्ट हो उसके रेफरेंस होंगे। रेफरेंस मतलब उसके एड्रेस होंगे। एड्रेस मान के चलो, जैसे हमने C++ में सीखा था 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, फॉर एग्जाम्पल 5, फॉर एग्जाम्पल ये एड्रेस है, ये रेफरेंस है। ए की वैल्यू 5 है, तो इस रेफरेंस की वैल्यू 5 है। यहाँ पे है ना ए, अब ए की वैल्यू 5, तो इस रेफरेंस पे 5 है। तो मतलब वेरिएबल पे कोई वैल्यू सेट नहीं होती, उसके रेफरेंस पे जो एड्रेस एक्चुअल में सेट है उस पे वैल्यू सेट। तो ए इक्वल टू 5, और जब बी इक्वल टू ए इसने किया है, तो ये होता क्या है कि जो ए का रेफरेंस होता है वही बी पे असाइन हो जाता है। तो हम वैल्यू इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, राइट। अब ये कह रहा है कि ए इक्वल टू 10, तो जब ये कंपाइल होगा, जब पाइथन से कंपाइल होगा, सी पाइथन बेसिकली जो सी लैंग्वेज में, मतलब पाइथन कंपाइल जो फॉर्मेट होता है, तो सी लैंग्वेज से करते हैं, उसमें ये क्या करेगा, ए इक्वल टू 5 सेट करेगा, बी का एड्रेस ए के बराबर कर देगा, और एक नया वैल्यू सेट करेगा ए इक्वल टू 10। वो कभी भी ये नहीं करेगा कि पुराने वाले 5 के ये चेंज करें। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे बी को, तो ये ऑलवेज बिकम्स 5। अगर इसको रन करके देखोगे, यहाँ पे मैंने आंसर लिखा भी हुआ है, बट दिस इज हाउ द वैल्यू शुड कम, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात करते हैं। ये यहीं से ना थोड़ा सा इंटरव्यू लेवल में चीजें चेंज हो जाने लगती हैं। अब इसी ए को, जो पहले मैंने 5 लिया था ना, अब मैं एक एरे ले लेता हूँ, लिस्ट 1 2 3, और मैं बी को ले लेता हूँ ए। अगेन सेम चीज चलेगा, हमेशा याद रखो, रेफरेंस ए बी, ठीक है। इसका रेफरेंस एड्रेस 0 #1 2 3 मान के चलो, इसका 1 2 3 4 मान के चलो एड्रेस। इसका रेफरेंस बी का जो एड्रेस है, मतलब जो बी का एड्रेस है वो ए का होगा, मतलब बेसिकली जो ए का एड्रेस है वो बी का होगा, मतलब असाइन हमने कर दिया एड्रेस, वेरिएबल असाइन नहीं किया, वैल्यू असाइन नहीं की, हमने सिर्फ रेफरेंस दिया है। अब यहां पे कह रहा है ए डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होता है अरे में ऑपरेशन अपेंड होता है 4। तो बेसिकली अब आप कहोगे पिछले लॉजिक के हिसाब से कि 1 2 3 होना चाहिए, पिछले लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ये तो जो 4 है ये बाद में ऐड हो रहा है, तो पहले ही कंपाइल हो जाएगा तो ए को असाइन कर देगा। बट यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एक वैल्यू का, एक होता है इम्यूटेबल, ठीक है, और एक होता है म्यूटेबल, ठीक है ना।
तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, या इंटीजर होते हैं ना, या फ्लोट होते हैं ना, फ्लोट वैल्यू जैसे मान लो 2.5, ये सारे जो वैल्यूज होते हैं ना, ये म्यूटेबल इम्यूटेबल होते हैं, मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो असाइन हो गए उस एड्रेस पे वैल्यू रहेंगे। लेकिन जो ये लिस्ट होता है ना, उसको आप अपडेट कर सकते हो। इसीलिए देखोगे जेसन में हम वैल्यू अपडेट कर लेते हैं, हम एरे में वैल्यू अपडेट कर लेते हैं। यही म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी में फर्क है। दीज वैल्यूज कैन बी अपडेटेड। तो जब अब हमने अगर ए अपेंड 4 किया है तो हमने क्या वेरिएबल चेंज किया है? नहीं, हमने एक म्यूटेबल एलिमेंट को एक नया वैल्यू अपेंड कर दिया है 4। तो उस रेफरेंस सेम रहेगा, जो रेफरेंस है सेम रहेगा, जो रेफरेंस की वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अब उसी रेफरेंस पे हमने असाइन कर दिया बी, तो बी इक्वल टू 1 2 3 4 हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न प्रॉपर्ली, है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है। अब एक और चीज देखते हैं। अब थोड़ा सा ना चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये अगर क्लियर कर लिए ना, देखो ये म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी बहुत लोग छोड़ देते हैं, क्लोजर बहुत लोग छोड़ देते हैं। जब ये दोनों चीज छोड़ दोगे, फंक्शंस को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो, फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो किसी और फंक्शन में, है ना, फंक्शन को किसी वेरिएबल पे असाइन कर सकते हो, इम्यूटेबिलिटी मिस कर दो, क्लोजर्स मिस कर दो, तो फिर अब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है यहीं से पूरे पाइथन में। अब उसके बाद से ना डेकोरेटर समझ में आएगा, ना कुछ फ्लास्क एपीआई समझ में आएगी, ना फास्ट एपीआई समझ में आएगी। हमेशा बस कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे पाइथन को, उसकी कोर वैल्यू समझ में नहीं आएगी। इवन जो आज क्लाउड कोड और कर्सर इतने बेहतरीन तरीके से कोड्स को लिखते हैं, बट स्टिल यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों लिख रहे हैं, मतलब ये इनका मेन मोटो क्या है, मुश्किल। और जब प्रोडक्शन में, जब सबसे जो मुश्किल चीज है प्रोडक्शन, जब मान लो प्रोडक्शन में से आते हैं किसी रीजन से, मान लो क्लाउड कोड फेल हो गया, कर्सर आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपके पास एक्सेस नहीं है, हाउ यू गोना फिक्स इट, है ना। आप एकदम कैप्चर हो जाओगे, मतलब आप एकदम मतलब बंधुआ मजदूर की तरह कहीं बांध दिए जाओगे, आपको कोई कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा। सो यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स पाइथन में। अब देखो, अब हमने 1 2 3 4 अपेंड कर दिया। देन हम अब बात करते हैं एक और की। अब यहाँ पे मैंने किया a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, और b को असाइन कर दे। तो हमेशा आप याद रखो, b को जब हमने असाइन करा है तो हमने उसका रेफरेंस दिया है, हमने कभी वैल्यूज नहीं दी, हमने उनके रेफरेंस को एक दूसरे से असाइन कर दिया, जो उनके एड्रेसेस है बेसिकली। अब ये कह रहा है a इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर प्रिंट b करेंगे तो अगेन देखो, अब इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि b इक्वल टू a है, तो हमेशा b का जो एड्रेस रेफरेंस होगा a और b का, वो सेम रहेगा। हम जब a इक्वल टू 10 कर रहे हैं, दिस वे वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इसको एक नया एड्रेस मिल जाएगा 10 को रेफरेंस में। तो हमेशा अगर आप इसे रन करके देखोगे तो 1 2 3 आएगा, जो एक्चुअल में इसका आउटपुट इनिशियली हमने असाइन किया था, a इक्वल टू b रेफरेंस के पास। तो हमने 3 चीज सीख ली है। पहला चीज म्यूटेशन इम्यूटेशन, म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। जब हम वेरिएबल्स को, आर लेबल्स, वो उनके रेफरेंसेस होते हैं, रेफरेंसेस पे वैल्यू सेट होती है। हम जब वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हैं तो उनके रेफरेंसेस इंटरचेंज होते हैं, ना कि उनके वैल्यूज इंटरचेंज होते हैं, जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। जब हम अपेंड करते हैं, जो हमारे म्यूटेबिलिटी वाले एलिमेंट्स है, लाइक आपके मान लो ये आपके लिस्ट हैं, आपके डिक्ट हैं, वो सब आपके अपडेट हो जाएंगे। बट इम्यूटेबिलिटी वाले से इंटीजर इक्वल टू 5 वो अपडेट नहीं होंगे। ऑल्सो रीअसाइनमेंट की बात जब हो रही है, जो ये यहाँ पे बात हो रहा है, जब ऐसा कुछ करेंगे ना, तो ये अगेन एक नया वैल्यू सेट कर देगा रादर देन अपडेटिंग द प्रीवियस वैल्यू, ठीक है। अब मैं ये सारा शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेना कि प्रॉपर पढ़ भी लेना, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझा ले रहा हूँ। अब देखो प्रिंट द आउटपुट, यहाँ पे a इक्वल टू लिखा है 1, एक बार ना समझ जाओ यार रेफरेंस को, बहुत आगे हेल्प होने वाली है। b इक्वल टू हो गया a, तो बट देखो रेफरेंसेस असाइन कर दी, ठीक है। a इक्वल टू सॉरी a प्लस है ना, ठीक है। तो a प्लस इक्वल टू a 2, ठीक है। अगर हमें b प्रिंट करना है तो क्या होना चाहिए, b क्या है, b है, रेफरेंस असाइन किया है। देखो हमेशा ये लिस्ट है, ठीक है, ये प्लस ऑपरेशन चल रहा है, तो मतलब वो उसी एड्रेस पे, लिस्ट है ना, लिस्ट ये इम्यूटेबल है, मतलब यू कैन अपडेट दिस लिस्ट, उसी एड्रेस पे यू आर ट्राइंग टू अपेंड समथिंग, देन b बिकम्स 1 2। इसके पिछले वाला प्रश्न से कंपेयर करो, यहाँ पे, यहाँ डायरेक्ट असाइनमेंट यू आर डूइंग, यू आर नॉट ट्राइंग टू अपेंड समथिंग इन द लिस्ट, यू आर ट्राइंग टू असाइन, तो वो ही एक ब्रांड न्यू ऑब्जेक्ट पे कॉल कर लेगा, असाइन कर देगा, ठीक है। लेट्स लुक एट दिस वन। इस वाले केस में क्या होता है, मैं इसका चेंज करता हूं कलर, ठीक है। ए को 1 दे दिया, बी को ए दे दिया, बी को ए दे दिया। अब
ए को अब हमें जल्दी से पहले बता दो, 1 म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? करेक्ट, इम्यूटेबल है, इंटीजर है, ठीक है। 2 दे दिया, तो बी की वैल्यू होनी क्या चाहिए? बी इक्वल टू ए, तो क्या होना चाहिए? 1। देखो बी, अब ये देन नया एड्रेस पे साइन होगा, इंटीजर्स आर इम्यूटेबल, सो a plus 1 builds a new integer and repoints a, b is untouched, ठीक है। b को कुछ नहीं होगा, b जहां असाइंड है a को वही रहेगा, एंड देन a gets a plus 2, ठीक है, बेसिकली। हाँ, a इक्वल टू a plus 1, जो इसका मतलब है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। ये अब अगर एआई इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से समझना है तो आगे देखते हैं। तो हमने क्या बोला था, लिस्ट आपका म्यूटेबल है, लिस्ट आप चेंज कर सकते हो। इसमें इसने की लिया मैसेज और उसमें एरे लिया। एरे क्या होता है? म्यूटेबल होता है, मतलब एरे अपडेट हो सकता है। अब देखो हमने इसको एक रेफरेंस दे दिया, अब देखो ध्यान से, नोड व्यू, हमने एक रेफरेंस दिया इसको स्टेट करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्टेट का रेफरेंस किसके पास चला गया? नोड व्यू के पास। अब नोड व्यू के पास जब रेफरेंस है तो उसका डॉट, जो स्टेट का डॉट मैसेज है उसका डॉट मैसेज हो जाएगा। अब उसमें हम डॉट अपेंड करते जाएंगे। तो स्टेट जो है हमारा जो वेरिएबल कैन बी शेयर्ड एवरीवेयर। यही प्रॉब्लम, यही चीज समझना जरूरी है, शेयर्ड एवरीवेयर। अब देखो प्रिंट स्टेट करोगे तो हाई मैसेज आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या इसने किया, क्या है, स्टेट लाया है, स्टेट से मैसेज नोड व्यू स्टेट को असाइन कर दिया यहाँ पे रेफरेंस, फिर इसका मैसेज ले लिया इसने, अपेंड कर दिया हाई। अब स्टेट का मैसेज अपडेट होता जाएगा हर जगह। अब इसी तरह नोड व्यू, मतलब मान लो हमारे पास 5 नोड्स हैं एजेंट्स में। अब मान लो ये आपका है एजेंट 1, ये है आपका नॉलेज बेस फॉर एग्जांपल, ये है आपके टूल्स जो कैसे भी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, है ना। ये है आपका एजेंट 2, ये है आपका एजेंट 3, और स्टेट जो है ना इज यूज्ड बाय ऑल ऑफ देम, मतलब ये वेरिएबल सब यूज कर रहे हैं, ऑल टूल A2 A3 सब वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टेट इज ऑल अबाउट। और इसकी जो वेरिएबल सेट हो रहे हैं और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है डिक्ट है और उसके अंदर जो एरे है, तो एरे देखो म्यूटेबल है, इसमें कोई भी मैसेज ऐड कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, राइट। अब चलो म्यूटेबल और इम्यूटेबल की बात और अच्छे समझ लेते हैं, जो हमने वेरिएबल्स में सीख लिया है। लेकिन इसके आगे एक और मैंने प्रॉब्लम छोड़ दी है इसके पहले वाले में, वो आप खुद से करना। अब देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नेम है आबी। अब हमने क्या बोला था भाई कि जो हमारा स्ट्रिंग होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, वो होता है म्यूटेबल, इम्यूटेबल। और म्यूटेबल कौन से होते हैं? लिस्ट और गाइड। अब ऊपर देख लो कौन कौन से आपके म्यूटेबल हैं और इम्यूटेबल हैं। अब देखोगे म्यूटेबल में आता है आपका इंटीजर, फ्लोट, बुलियंस, बुलियंस मतलब ट्रू फॉल्स, ठीक है। ये सब कुछ इम्यूटेबल है, मतलब ये अपडेट चेंज नहीं हो सकती, इनकी वैल्यूज, दूसरी वैल्यू असाइन भले हो जाएगी, मतलब एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, है ना। ए भी याद रखो, इसकी रेफरेंसेस याद रखो ऑलवेज, ठीक है। एक इसकी वैल्यू 5 और 10, एक वैल्यू 30 असाइन किए, नया वैल्यू जरूर नए एड्रेस पे घुस जाएगा, ठीक है। वही इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग, टपल, टपल मतलब ये है ना 1 2 3, ठीक है। फ्रोजन सेट, बाइट्स, म्यूटेबल में लिस्ट आ गया आपका, डिक्ट आ गया आपका, सेट आ गया इसमें, है ना। अब ट्रिक टू रिमेम्बर मैंने यहाँ बनाया है, ट्रिक कंटेनरिश ट्राइब यू रीच फॉर कर, देख लेना खुद से। तो अब देखो पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये जो सारी चीजें हैं ना, दीज आर लिटरली क्या कहते हैं, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है। ये हमें याद रखने की जरूरत होती है कि हमें पता रहे कि म्यूटेबल में क्या आते हैं, इम्यूटेबल में क्या आते हैं। अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इम्यूटेबल मीन्स न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम, ये इम्यूटेबल का मीन है। मतलब नेम इक्वल टू अभिषेक, ठीक है, अभिषेक, ठीक है ना, अभिषेक लिख दिया। उसके बाद से प्रिंट इसकी आईडी। आईडी का मतलब होता है ना कि इसका एड्रेस, ऐसे ही इमेजिन कर चलो कि नेम का एड्रेस क्या है। तो मान लो 0 1 2 3 4 कुछ एड्रेस किया, फिर नेम इसने इसमें ऐड कर दिया अभिषेक गुप्ता में। अब आईडी पुट करो तो डिफरेंट आईडी होगा, मतलब एक जो नेम होगा वो आबी के साथ का एड्रेस होगा, तो 0 1 2 3 4 एड्रेस पे होगा। एक नेम के साथ जो आबी प्लस गुप्ता होगा वो डिफरेंट एड्रेस पे, क्योंकि स्ट्रिंग है,
ये सेम वैल्यू को अपडेट नहीं, मतलब सेम रेफरेंस पे वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती जैसे हम लिस्ट में करते हैं। इट हैज टू बी टोटली न्यू प्लेस। अब म्यूटेबल मीन्स देखो, अब यही से अब चीजें सारी आपको क्लियर होती जाएंगी। म्यूटेबल में देखोगे, यहाँ म्यूटेबल मीन्स है सेम ऑब्जेक्ट चेंजेस कंटेंट। देखो यूजर में ए है, राइट, आईडी यूजर लिया, अब मतलब यूजर्स है ना इक्वल टू ए, दिस इज व्हाट लिस्ट। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है। लिस्ट क्या है भाई? म्यूटेबल है ना। देख रहे हो, यूजर डॉट अपेंड बी, अब यूजर में डॉट अपेंड कर रहे हैं बी, क्योंकि सेम रेफरेंस है, उसी रेफरेंस पे रहेगा यूजर पे और वैल्यू अपडेट होती जाएगी। दैट इज उसमें म्यूटेबिलिटी है, ए और बी अपेंड होता जाएगा। अब इसका देंगे, उसकी आईडी भी सेम रहेगी। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग कर देखते जाओ, ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि आगे बहुत हेल्प करेगा अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एजेंट्स वाले में। तो वाई लिस्ट कैन नॉट बी लाइक डिक्ट कीज। लिस्ट का मतलब है, आप मान लो 1 2 3 4 ये लिस्ट है। अब डिक्ट का मतलब है जेसन। अब जेसन में हम मान लो बनाते हैं तो ये लिखते हैं नेम, अब फिर नेम लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे कौन देते हैं, लिखते हैं यहाँ पे लिस्ट से अभिषेक, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं चैनल फॉर एग्जाम्पल, और फिर लिखते हैं मान लो NIT मॉन्क, करेक्ट। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? मतलब क्या इस लिस्ट को हम एज अ की लिख सकते हैं? वही ये चीज बोल रहा है कि लिस्ट कैन नॉट बी डिक्ट कीज, है ना, देख रहे हो, करेक्ट। डिक्ट, ये अब इसको लाइन को समझो, डिक्ट कीज आर हैशेबल। जो कीज होते हैं उनको हैश करना पड़ता है, ठीक है, हैशेबल। एंड हैशेबिलिटी रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट नॉट टू चेंज। अगर ये चीज बार बार चेंज होती रहेगी तो ये हैश कैसे हो पाएगा? इट वोंट बी एबल टू हैश। सो hash. So mutable types are unhashable and tuples immutables can be keys, list cannot. ठीक है, टपल जो होते हैं 1 2 3 जो इम्यूटेबल होते हैं, दैट कैन बी ए की, बट लिस्ट कैन नॉट, बिकॉज ये चेंज होता रहता है। अब इसका आगे अभी यूज आएगा, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है। द टपल विद अ लिस्ट। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत अच्छा ये मेथड देखो, ये वाला मेथड, इसमें क्या कर रहा है, तो मैंने एक ऐड मेथड बनाया, ठीक है ना। तो मैंने एक मेथड बनाया डिफ और ऐड, ठीक है। ये एक इम्यूटेबल वैल्यू लेता है x, मान लो इंटीजर, और इसने एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है बकेट फॉर एग्जांपल। जैसे ही इसको कॉल होगा ना, मान लो मैं बोलूं ऐड 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं चाहता हूं ना इस पे अपेंड हो जाए, तो बकेट डॉट अपेंड x, बकेट डॉट अपेंड x। अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक इम्यूटेबल की ले रहा हूं इंटीजर 1 2 3 और एक लिस्ट म्यूटेबल में अपडेट करता जा रहा हूं, और देखो कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो वैलिडेशन पास करता रहेगा, ऑलवेज मेक श्योर चेक करता रहेगा कि जो स्ट्रिंग पास हो रहा है कि नहीं, डिक्ट पास हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली आपका स्कीमा मेंटेन करेगा, पाइडेंटिक, है ना, स्कीमा मेंटेन करेगा, ठीक है ना। मतलब ये अभी नेम और आर्गुमेंट दो ही है, ऐसे आपके पास 10 से 20 डिफरेंट कीज हो सकती हैं जो टूल्स के साथ फ्लो होंगी, जो आपके एजेंट्स के साथ फ्लो होंगी, करेक्ट। तो पाइडेंटिक इस तरह से, मतलब ये जो बेस मॉडल यहाँ पर डिफाइन किया ना, इस तरह से पाइडेंटिक हेल्प करता है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है ना, ठीक है, क्योंकि जो बेस मॉडल जो आ जाता है तो ये टोटली इम्यूटेबल पार्ट बना जाता है, तो आप इनकी वैल्यूज अपडेट नहीं कर सकते एक बार पास होने के बाद, एंड दैट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एजेंट, क्योंकि एक वैल्यू दूसरे वैल्यू में प्रॉपर्ली एक ही साथ पास होनी चाहिए। वो वैल्यूज जो यूजर ने दिया है, वो मतलब कैट यूजर ने सर्च किया, इसकी जगह हम डॉग नहीं दे सकते। दैट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल और इम्यूटेबिलिटी हियर। तो टूल कॉल जो ये डिफाइन हुआ है विद बेस मॉडल, दैट्स मेक इट रियली इंपॉर्टेंट। बट जो टूल कॉल यूज हो रहा है वो इम्यूटेबल है, लेकिन जो इस स्टेट में मैसेज अपेंड कर रहे हैं, देख रहे हो ना, टूल कॉल। सो अब इसको प्रॉपर देखो कैसे ये यहाँ पे ना स्टेट डिफाइन की है, ठीक है। स्टेट के अंदर हमने लिया है डिक्ट, बेसिकली है ये, और हमने मैसेज लिया है, मैसेज इज ए लिस्ट, करेक्ट। टूल कॉल्स भी हमारे पास जो है वो है लिस्ट, करेक्ट। ये हमारा दोनों म्यूटेबल है, ये हमारा जो आपका डिफाइन हुआ है बेस मॉडल टूल कॉल, ये इम्यूटेबल है, और सारी चीजों में हेल्प करता है जो हमें बताया, स्कीमा में, वैलिडेशन में, की वैल्यूज में। इनकी वैल्यूज अगर गलत आएगी, डिक्ट नहीं आएगा तो फेल कर देगा, स्ट्रिंग आएगा तो नहीं फेल कर देगा, नहीं तो अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा पूरा हिसाब किताब। और इसके अंदर जो अपेंड होगा वो आपका इम्यूटेबल होगा, जस्ट जिससे हमने ऊपर अभी देखा था कि कैसे इम्यूटेबल कीज को हम म्यूटेबल में घुसाते हैं। तो मैं इसी तरह चाहता हूँ ना कि आप
चीजों को समझो कैसे ये सारे पाइथन के जो कोर मेथड्स हैं और कोर फंडामेंटल्स हैं वो कैसे कनेक्टेड है। अब एक भी समझो कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। सो एवरीथिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम आएगा इसको समझने में, बहुत सारे टूल समझने में। अगर एवरीथिंग ऑब्जेक्ट समझ गए तो इससे ना आप फंक्शन को बेहतर से समझ पाओगे जो उसमें है, ऊपर से आप डेकोरेटर को समझ पाओगे अच्छे से, ऊपर से आप क्लोजर को समझ पाओगे, क्लोजर को। अगर आप डेकोरेटर और क्लोजर को समझ गए देन आपको पूरा @ जो लगाते हैं ना ऐप डॉट गेट, है ना, फास्ट एपीआई से, वो समझने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ देखो टाइप 5 देखो इंट है लेकिन ये क्लास है, क्लास इज एन ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। हाई का भी स्ट्रिंग है लेकिन दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये समझते हो। ऊपर से अगर आप देखो एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, अब उसके बाद से यहाँ देखो, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फंक्शंस आर द फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, है ना। हेलो वर्ल्ड बोला, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज समझने की। देखो यहाँ पे लिख रहा है ना डेफिनेशन हेलो, करेक्ट, और ये मेथड बनाया और रिटर्न किया हेलो, करेक्ट। ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है बेसिकली छोटा सा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस हेलो को एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूं x इक्वल टू हेलो, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मैं x इक्वल टू सिर्फ हेलो लिखा हूं, मैंने ये वाला पैरेंथेसिस यूज नहीं किया है। तो अब क्या होगा कि ये बिकॉज ये भी एक फंक्शन एज एन ऑब्जेक्ट है ना। जैसे हमारे वेरिएबल्स के रेफरेंसेस स्टोर थे वैसे इसके भी रेफरेंसेस फंक्शन के स्टोर होंगे जो फंक्शन हेलो फंक्शन है, और यही फंक्शन इस पे असाइन हो जाएगा। तो x इज नॉट लाइक सिंगल इंटीजर और स्ट्रिंग, इट्स अ क्लास ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट है, राइट, और उस पर एक फंक्शन असाइंड है। जब मैं x पैरेंथेसिस कॉल करूंगा तब ये मेथड कॉल हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ देखना है तो सिर्फ x करूंगा तो वो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट रहेगा, जब एग्जीक्यूट करना है तो मुझे ऐसे पैरेंथेसिस से कॉल करनी पड़ेगी। दैट इज द वे यू कैन डिफाइन। और ये यूज कहाँ होता है, देखो अगर आप लैंग्राफ देखोगे ना तो लैंग्राफ में आएगा आपका एक ऑप्शन, जैसे मान लो आप डिफाइन करते हो ग्राफ लैंग्राफ में, तो ग्राफ इक्वल टू न्यू लेट्स से करते हो स्टेट ग्राफ फॉर एग्जांपल, ऐसे कुछ एक ऑब्जेक्ट बनाते हो। स्टेट ग्राफ बेसिकली क्लास होता है लैंग्राफ का। ये ग्राफ जो बनता है इसके अंदर आप क्या करते हो, ग्राफ डॉट एड नोड करते हो, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ डॉट एड नोड, कि एक जो नोड होगा ये नोड आपका एजेंट हो सकता है, इसके अंदर टूल्स हो सकते हैं, इसी के अंदर आपके सिस्टम प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, इसी के अंदर यूजर प्रॉम्प्ट होता है। यही ग्राफ डॉट एड नोड यहाँ पे जब आप ऐड करते हो तो यहाँ मान लो लिखते हो एजेंट, ठीक है, और यहाँ पे आप वो कॉल कर देते हो कौन सा नोड हम डिफाइन कर रहे हैं। दैट इज द यूज ऑफ क्या कहते हैं ये जो फंक्शन, मतलब फंक्शन का जो ऐसे है उसे ना उसको एक वेरिएबल पे असाइन करना, उस वेरिएबल को यहाँ कॉल करना, और जहां पे भी मतलब अब क्या होगा ना कि ये जो सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके ग्राफ में जाके सेट करते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। देखो यहाँ पे आप ग्रीट लिख रहे हो, रिटर्न हाई करता है, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन असाइन हुआ है, कोई भी ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जब आप पैरेंथेसिस लगा दोगे देन इट विल स्टार्ट वर्किंग। और देखो इसके आगे, ठीक है, ठीक है। अब एक और बेहतर डेटा स्ट्रक्चर देखो ना, इस मेथड को देखो, इसमें क्या कर रहा है कि दो फंक्शन बनाया ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो ऐड में ये दो वेरिएबल पास किया ए और बी, ये इसलिए समझना जरूरी है, ये जो मेथड समझोगे ना ऐसे ही सिंटेक्सेस लिखे रहते हैं अभी के जो एआई एजेंट सारा लैंग्राफ लैंगचेन पे या क्रू एआई पे जो भी कोड्स लिख रहे हैं लोग। देखो ऐड ए बी और सब्ट्रैक्ट ए बी, मैंने दो फंक्शंस बनाए, राइट, इनका डेफिनेशन दे दिया कि भाई रिटर्न ए प्लस बी रिटर्न ए माइनस बी। नाउ मैंने एक डिक्ट बनाया ऑप्स इक्वल टू प्लस को मैंने असाइन कर दिया ऐड। अब देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक बेसिकली फंक्शन है, यहाँ पे देख रहे हो ना, इसका रेफरेंस add का रेफरेंस इस मेथड पे है, फंक्शन जो क्लास मेथड है, एंड देन मैंने एक की ली माइनस और उस पे असाइन कर दिया जैसे सब्ट्रैक्ट sub, करेक्ट। और फिर देखो मैं कैसे इस ऑपरेशन को यूज कर लेता हूँ, क्योंकि देखो जब मैं इस डिक्ट से ओपीएस ये कॉल करूंगा, ये वाला मेथड उठाऊंगा प्लस वाला, तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा और उसमें मैं अपना आर्गुमेंट पास कर दूंगा जो आर्गुमेंट ऊपर पास हो रहा है। तो ये समझ लो कितना बेहतरीन तरीके से, कितने शॉर्ट फॉर्म में आप सारे अपने मेथड्स को प्रॉपर्ली लिख सकते हो पाइथन में। अब वही चीज है यहाँ पे, वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की रजिस्ट्री
और सर्च और कैसे रजिस्ट्री सर्च और फैक्ट्स आते हैं, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी इक्वालिटी भी देखना जरूरी है, क्योंकि इससे ना मतलब जैसे मेजरली देखो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड देख लो, यहाँ पे अगर स्ट्रेट आंसर नन है तो ये जो नन चेक करना है इज रियली इंपॉर्टेंट। यही मेक श्योर में कराता है कि आइडेंटिटी और आपकी इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो मान लो ए इक्वल टू 1 2 ले लिया, तो हमने फिर से याद रखना है कि भाई ए है, बी है, हमारा यहाँ रेफरेंस है। रेफरेंस मतलब एड्रेस है, मतलब जैसे हैश 1 2 3 4, या फिर ये से कर लो, मतलब जो हम हैश में लेते हैं, दोनों का रेफरेंस यहाँ पे ए और बी का मैंने दे दिया हुआ है। ए की वैल्यू ये है 1 2, मतलब उस रेफरेंस पे जो वैल्यू सेट है वो 1 2 है, बी पे जो रेफरेंस वैल्यू सेट है 1 2 है। अगर कोई पूछता है कि ए इक्वल टू बी, तो देन डेफिनेटली दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यू सेम, राइट, सेम कंटेंट सेम वैल्यू। बट कोई पूछता है ए इज बी, क्या ए इज बी है? कैसे है भाई, इसका रेफरेंस अलग है, ये यहाँ पे बैठ रहा है, ये यहाँ पे बैठ रहा है, बी यहाँ बैठ रहा है, कैसे ए इज बी है? बिल्कुल नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम। ये ए इज आइडेंटिटी दिखाना, दैट इज मतलब बिकम्स रियली क्रिटिकल वंस वी ट्राई डीलिंग विद एजेंट्स। और मान लो देखो स्ट्रीमिंग के केस में, मान लो स्ट्रीमिंग का रिस्पॉन्स नन आ रहा है, तो हाउ यू गोना चेक इट? इज नन, है ना? ऐसे नहीं करोगे कि इस एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही, कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग से चेक नहीं करोगे। तो ये सारी चीजें हम एजेंट्स में इसका यूज करते हैं। और आओ देखो सेम ऑब्जेक्ट, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट केस हो गया, इस केस को हम बनाते हैं। इसमें क्या होगा, ए इक्वल टू आप देखो 1 2, ठीक है, बी इक्वल टू 1 2 नहीं है, बी इक्वल टू ए है। तो अगेन हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाया, ए है, बी है, यहाँ पे कैसे करते हैं यार, 0x1 2 3 जो एड्रेस है, 0x1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल। ए को बी को हमने ए के बराबर कर दिया, मतलब उसी सेम, मतलब ए का जो असाइन एड्रेस है वो बी पे हो गया। देन हम अगर हम करते हैं ए इज बी, तब हमारा सेम आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस दोनों का सेम है, दोनों सेम ऑब्जेक्ट है। दैट इज हाउ दिस रेफरेंस इज वर्किंग। मतलब रेफरेंस ही का पूरा खेल है। रेफरेंस का फंक्शन ऑब्जेक्ट है, फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हो, मतलब देख रहे हो ना, फंक्शन को इसे, मतलब हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं कैसे एक्स को असाइन कर दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड फॉर एग्जांपल। और जब जरूरत पड़ रही है तभी मैं इनको कॉल कर रहा हूँ, तभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, मतलब जब भी पैरेंथेसिस लगा रहा हूँ तभी कॉल हो जा रहा है, राइट। और कैसे ये प्रॉपर पास हो जा रहा है, ठीक है ना? ये वही चीज है, वैल्यू इज नन देख लेना, ये भी समझ लो, ठीक है। ये अरे और क्या कहते हैं, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, दैट इज एंड। सैलो एंड डी कॉपी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें बेसिकली अगेन इम्यूटेबिलिटी का केस है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू गेट इट। मेमोरी गार्बेज ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू गेट इट। नाउ लेट्स मूव इट टू फंक्शन एंड आर्गुमेंट्स। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले ये सीखो कि एल ई जी बी। एल का मतलब होता है लोकल, ई का मतलब होता है इंक्लूजिंग, है ना, ऐसे याद रहेगा हमेशा। जी का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है। अब बी का मतलब होता है बिल्ट इन जो मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। इससे ना आपका बहुत आगे फायदा होने वाला है, बस इतना, ये जो चीज मैंने बताया याद रखो। अब आते हैं फंक्शंस एंड आर्गुमेंट्स पे। इसमें ये बोल रहा है कि भाई जो आपका ग्रीट मेथड है, मतलब जैसे आप इनकी ऑर्डर फ्री है, वेरिएबल्स का नाम दे के साइन करके आप पास कर सकते हो, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पे कुछ सिखाने वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो एप स्ट्रिंग है उसमें वैल्यूज आप पास करके कर सकते हो। लेकिन बस हमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप आर्गुमेंट इसमें पास करते हो ना, वो आर्गुमेंट हमेशा पाइथन टेक केयर करता रहता है। जैसे कि मान लो आपने एक मेथड डिफाइन किया डेफ फंक्शन फॉर एग्जांपल, और इसके अंदर आपने ए बी सी पास कर दिया, लेकिन कहीं पे आप इसे यूज कर रहे हो और सिर्फ आप ए और बी पास कर रहे हो, तो दिक्कत है पाइथन को। अगर आप फंक्शन में ए बी सी और डी पास कर रहे हो तो पाइथन में फंक्शन को दिक्कत है। ये बहुत स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, क्योंकि जो वेरिएबल्स आप डिफाइन किए हो वही वेरिएबल्स आप इधर भेज सकते हो। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप अक्सर देखते होगे एक स्टार करके आर्ग्स और स्टार करके KW आर्ग्स आता है। वो दो चीजें अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और दिस इज क्लियर। पोजिशनल कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्लियर है कि भाई हम यहाँ पे ऐसे कीवर्ड पास कर सकते हैं। पोजिशनल अभी पास किया तो नेम ले लेगा, ग्रीटिंग हेलो ले लेगा, और अगर हमने कीवर्ड दे दिया तो वो वैसे ले लेगा, दैट इज ओके। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं इंटरव्यूज वगैरह में,
होस्ट पोर्ट यहाँ पे असाइन कर दिया एंड देन वैल्यूज ले लिया, ये भी चला गया। आर्ग जो है वो बेसिकली टपल लेता है, देख रहे हो ना, ये टपल है 1 2 3 4, आर्ग इज अ टपल, ये 1 2 3 4 ले लिया और एग्जैक्टली ऐसे ही पास कर देता है। तो इसमें एक कहानी होती है, जो स्टार है इसी को पैकिंग और अनपैकिंग मेथड से यूज किया जाता है। तो लोग पूछेंगे पैकिंग और अनपैकिंग क्या होती है, तो अगर मैं लिखूं स्टार नंबर्स, ठीक है, और बेसिकली आपका नंबर्स पहले था 1 2 3 4, तो ये स्टार नंबर इसको अनपैक कर देगा 1 2 3 4 एज अ आर्गुमेंट पास हो जाएगा। अगर अगेन स्टार लगा दोगे तो ये टपल में पैक हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। इसी को पैकिंग एंड पैकिंग कहते हैं और आगे मैं इसको बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। और अगर KWS होगा तो वहां पे हम एक्स्ट्रा कीवर्ड पास कर देते हैं, मतलब देख रहे हो ना, डिक्ट पास करते हैं बेसिकली। कीवर्ड्स देखो तो दो मेजर डिफरेंस समझ लो। पहले दो मेजर डिफरेंस क्या है कि भाई, है ना, आर्गुमेंट वाले से हम पास करते हैं टपल, ठीक है। टपल होता है आपका इम्यूटेबल, इम्यूटेबल 1 2 3 4, ठीक है। और स्टार KWS से हम पास करते हैं आपका डिक्ट, डिक्ट होता है आपका म्यूटेबल, है ना, जैसे नेम अभिषेक ना, की नैटी मॉन्क मान लो, ठीक है। तो दीज आर द टू मेजर प्रॉब्लम्स, मतलब मेजर अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव, कि भाई इसमें डिक्ट पास कर देते हैं और इसमें हम टेबल पास कर देते हैं। अब इन दोनों को मिला के विद अनदर आर्गुमेंट मिला के हम तीनों चीजें पास कर सकते हैं। उसको आप देखो, यहाँ पे एक मेथड है, फुल सिग्नेचर ऑर्डर है। ए पास कर रहे हैं एज अ वेरिएबल, बी पास कर रहे हैं, तो ए है हमारा वेरिएबल, बी इक्वल टू 2 है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। और फिर आर्गुमेंट, फिर की पास कर रहे हैं नन, ठीक है, मतलब इसको नन असाइन कर दिया, फिर हम एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब इस मेथड में देखो 1 3 9 10 एक्स इक्वल टू ये एक्स्ट्रा 5, ये देख रहे हो कैसे असाइन हो जा रहा है, 1 और 3, है ना, देख रहे हो 1 और 3, बी की वैल्यू 3 हो गई। देन 9 और 10 को इसने आर्गुमेंट ले लिया, ठीक है। x इज द की, x जो की नन असाइन किए थे, एंड देन जो एक्स्ट्रा 5 पास किया दैट बिकम्स अ टपल डिक्ट। तो इस तरह से आपका पूरा एक फंक्शन का मेथड चलता है। देख रहे हो किस फंक्शन के आर्गुमेंट चलते हैं, ए बी एंड आर्ग्स एंड की एंड उसके जो और एक्स्ट्रा वो है, ठीक है। अब पैकिंग एंड पैकिंग में यही समझा रहा था आपको कि कैसे पैकिंग एंड पैकिंग होती है। देखो XYG है, रिटर्न XYG, यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं। एक मेथड हमने बनाया XYG जो सिर्फ रिटर्न कर देता है XYG, रिटर्न टपल XYG, ये एक मेथड है, डेफिनेशन पॉइंट XYG, है ना, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, ये क्वाड्स पास कर दिया। अब स्टार कोऑर्डिनेट्स ये जो है ये हमने पास किया एज अ डिक्ट, ठीक है, ठीक है। वो पहले था एज एन एरे 1 2 3, तो ये क्या करेगा ना, जैसे ही स्टार लगाएंगे ना इसको अनपैक कर देगा, और अनपैक होगा ना तो x इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, इस पे साइन हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो आर्गुमेंट खुल जाएगा, मतलब एरे खुल जाएगा। सिमिलर वे से अगर आप इसको देखोगे 4 5 6 और यहाँ पे हमने ये डबल अनपैक लगाया, मतलब डिक्ट वाला अनपैक, तो ये इजीली x की जगह वैल्यू 4 असाइन हो जाएगी, y की जगह 5 असाइन हो जाएगा और z की जगह 6 असाइन हो जाएगा, देख रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा यूज वाले मतलब मेथड्स हैं जो आप AI एजेंट्स वाले में देखोगे, और ना पाइथन स्क्रिप्ट जरूर इंटरव्यू टेस्ट यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि ABC है और हम पास कर रहे हैं, इसको ओपन करोगे तो A इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 10 वहां असाइन हो गया इस पे प्रिंट, तो 10 प्रिंट ये कर दिया, B प्रिंट कर दिया 20, देखो कॉमन नहीं रहेगा 10 20 क्योंकि ABC कर रहे हैं, और C पास नहीं करोगे तो एरर आएगा क्योंकि मिसिंग सिली टाइप स्क्रिप्ट है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये चीजें समझ रहे हो तो बहुत ही फायदेमंद है। आप मतलब ब्लैंक शेल, लैंग्राफ और पाइथन के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे इजीली, करेक्ट। मतलब और भी चीजें समझनी पड़ेगी। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि KArgs वाला जो मेथड है इसमें कह रहा है ए, अब डबल अनपैक 10 B इक्वल 20 C 30 D है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड की आर्गुमेंट D, अगर हमने जो ABC ही अगर पिछले आर्गुमेंट पास किया था तो चौथा आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते, जो मैं अभी इसके पहले से बता रहा था, ठीक है। अब ये वैल्यू देख लो, ABC C इक्वल टू 100, देन आपका इसको कर लिया, C इज मिसिंग। अब देखो यहाँ पे चेंजेस है, इसमें डिफिनेशन में हेलो को दिया A, B और C इक्वल टू 100, यहाँ पे इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी,
ठीक है। ये डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा ना इम्यूटेबल होनी चाहिए। ये में आगे हम लोग देखेंगे क्यों इम्यूटेबल डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। ये मतलब ये लिस्ट नहीं होना चाहिए, इम्यूटेबल की नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग हो जाए, नंबर हो जाए, लेकिन इम्यूटेबल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ये डिफॉल्ट वैल्यू होगा तो पाइथन एरर नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसके पास सी वैल्यू है जब कंपाइल चलेगा। और जब ए और बी पास होगा तो आपका ए और बी एज अ डिक्ट पास हो रहा है आर्गुमेंट। तो अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो देखो यहाँ बोला था ना मैं, कॉमन नहीं आएगा क्योंकि प्रिंट ए बी सी है, तो 10 और बी की वैल्यू है 20 और जो डिफॉल्ट है 100 वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से होगा आगे। इवन इसका मेथड ले लो, यहाँ पे देखो ए है, बी है और आर्ग्स है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू, डी है नहीं लेकिन आर्ग्स है तो ये उठा लेगा एज अ डिक्ट। देखो उठा लिया, क्योंकि ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा डिक्ट में। दिस इज द वे। बहुत सारे जगहों अब आप नोटिस करने लगोगे, इतना चीज समझने के बाद यू विल स्टार्ट नोटिसिंग इट कि कहाँ कहाँ ये चीजें आ रही हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, मतलब बेसिकली कैसे लैंग्वेज में इसका यूज होता है, दैट्स यू विल सी। ठीक है। नाउ कम बैक अगेन टू स्कोप एंड एलजीबी। स्कोप एंड एलजीबी में देखोगे अगेन जो मैं सबसे पहले बताया था आपको कि भाई एल फॉर लोकल, ई फॉर इंक्लूजिंग, जी फॉर ग्लोबल, बी फॉर बिल्ट इन्स। ये याद रखोगे ना तो क्लोजर सॉल्व हो जाएगा इजिली, है ना। वेरिएबल्स में ना डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे, कहाँ ऊपर वेरिएबल रखेगा, कहाँ नीचे आएगा, कब इंक्लूसिव में घुसता है, कब ग्लोबल रहता है, कब लोकल रहता है। और फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएगी वेरिएबल इनिशियलाइज करने में, है ना। इसमें यहाँ पे हम नॉन लोकल एक होता है वो वैल्यू सीखेंगे, ग्लोबल वेरिएबल डिफिनेशन होता है वो सीखेंगे। ठीक है। बट ये मेक श्योर हो कि एलजीबी याद रहे। तो एलजीबी का मतलब हमने यहाँ समझा दिया कि भाई नेम डिफाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। नेम्स लोकल, नेम्स डिफाइंड इनसाइड द करंट फंक्शन। जो करंट फंक्शन जैसे मान लो डिफिनेशन दे रहा हूं मैं, डिफिनेशन डेफ, है ना। मान लो लिख रहा हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ठीक है। अब इसके अंदर मान लो मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू 5, ये इसका लोकल फंक्शन है, राइट। इसके अंदर का लोकल नेम स्पेस पे है, मतलब y इक्वल टू 10 बोलूँ या x इक्वल टू 10 यहाँ बोलूँ, ये दिस ग्लोबल नेम स्पेस, ये फंक्शन के अंदर इंक्लूजिंग है। अगर इसके अंदर भी एक मैं इनर मेथड बना दूं, ये इसके लिए लोकल, इसके अंदर लोकल इस लोकल यहाँ पे मान लो इसको नया कलर से ले लेते हैं, a इक्वल टू 3, तो a3 इसके लिए लोकल है, x5 इसके लिए इंक्लूजिंग है। ठीक है ना, ये लोकल है, ये इंक्लूजिंग है और ये इसके लिए ग्लोबल है। ठीक है, इतना समझो, ये याद कर लो। हाँ, ये बहुत फायदे देगा आगे। तो अब यहां पे देखते हैं लोकल की बात। ठीक है, ओके, लेट मी रिमूव दिस ऑल्सो। एक्स यहाँ पे डिफाइन किया ग्लोबल। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कॉल कर देगा लोकल। अब यहाँ पे समझो कि x इक्वल टू ग्लोबल दिया होना, मतलब ग्लोबल इसे लिखा हुआ है कि डिफिनेशन है, मतलब मैं चाह रहा था वेरिएबल इसे डिफाइन करना, और डिफ एफ एक्स इक्वल टू एफ, मतलब बेसिकली एफ इक्वल टू एक्स इक्वल टू लोकल, राइट, और प्रिंट एक्स। तो जब एफ रन करेगा, मतलब फंक्शन एफ रन करेगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, क्या पहले तो देखो यहाँ एफ रन कर दिया, यहाँ एक्स है तो ग्लोबल अनचेंड है, वो सीधे यहाँ से उठा लेगा। लेकिन जब ये रन करेगा ना एफ, तो इसको एक्स यही पता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे दो स्पेस, लोकल स्पेस बनेंगे, एक ग्लोबल नेम स्पेस बनेगा और एक लोकल नेम स्पेस बनेगा। लोकल नेम स्पेस एक्स को अब एक अलग रेफरेंस देगा और ग्लोबल नेम स्पेस एक्स को डिफरेंट रेफरेंस देगा। ये कब होगा, जब सी पाइथन चलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे जब एक्स लाएंगे तो ये ग्लोबल हो जाएगा, लोकल हो जाएगा यहाँ प्रिंट, इसके लिए जब एफ एफ कॉल होगा, और जो एक्स है इसके लिए ग्लोबल होगा। एक बार फिर से देखो सो दैट यू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एक्स यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड है, करेक्ट, इसके फंक्शन के अंदर है लोकल। अब हमेशा याद रखो एलजीबी, तो एल का मतलब है लोकल, तो इसके फंक्शन के, अब मैं अगर मैं इस मेथड को कॉल करूं तो इसके लिए लोकल वेरिएबल कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला है, ये वाला वेरिएबल है, तो वही प्रिंट हो जाएगा लोकल। हमेशा देखो एलजीबी, सबसे पहले एल लोकल, फिर ई इंक्लोजिंग, फिर ग्लोबल, फिर बिल्ट इन। उसके बाद अगर ये प्रिंट एक्स कर रहा है तो ये क्यों प्रिंट होगा, इस एक्स को थोड़ी पता है कि इसके अंदर क्या है, देन हमारा हो जाएगा ग्लोबल। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझ रहे हो तो थोड़ा आगे बढ़ो। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि आज क्लोजर और नॉन लोकल भी खत्म कर दूं, तो दो सीरीज इस वीडियो में चले जाएंगे। और मेरे पास है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा मॉडलिंग है, डेकोरेटर है, प्रॉपर्ली समझाएंगे, इटरेशन, टाइपिंग और पाइडेंटिक एक बार और देख लेंगे जो हमें बहुत हेल्प कर रहा है।
फास्ट एपीआई देखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है। बिल्डिंग या एजेंट्स प्रॉपर्ली देखेंगे। देखो इसमें ना एजेंट्स का पूरा चीज देखेंगे, कैसे फेक मॉडल बनाते हैं, मतलब फेक मॉडल मतलब कि एजेंट का स्टेट कैसे हम विदाउट एलएलएम यूज करे ही पाइथन से ये सब चीज कर लेंगे, बाद में यही चीज रिप्लेस हो जाएगी एलएलएम मॉडल से। टूल स्कीमा, ग्राफ कंट्रोल, रिलायबिलिटी एक्सेट्रा, ये चीजें कैसे करेंगे। एजेंटिक पैटर्न्स देखेंगे सारे, देख रहे हो ना, द रिएक्ट, प्लान, एग्जीक्यूट, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यही मेरा गोल है कि पाइथन का इस तरह से अंडरस्टैंडिंग करो। मैं बिल्कुल भी एबीसीडी नहीं पढ़ाने वाला हूँ पाइथन का। मैं चाह रहा हूँ कि आप इस तरह से अंडरस्टैंडिंग रखो कि जो आप लिखोगे, आप जो कोड करोगे मतलब एजेंट्स के लिए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ से ले लो। ठीक है, करेक्ट। नाउ देन दिस इज, हाँ ठीक है, इसे देखो यहाँ पे तो एकदम क्लियर है। काउंट 10 होगा, सो प्रिंट काउंट। तो देखो यहाँ 10 इज अगेन 10। देखो काउंट के लिए एक हमारे पास होगा ऐसे टेबल, काउंट का होगा एक रेफरेंस, रेफरेंस की वैल्यू होगी 10। जैसे ही प्रिंट करेगा काउंट 10 10 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है, अगर मैं यही करूँ काउंट, ठीक है, 10 हो जाएगा, सो जैसे कॉल होगा 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैं बोलने वाला था, अगर ये काफी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, काउंट को 0 करूं, ठीक है, और यहाँ पे काउंट कर लूं काउंट प्लस 1 कर दूं, तो क्या होना चाहिए? तो होता क्या है, देखो एक होता है एरर अनबाउंड लोकल एरर, ठीक है, इन पाइथन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब चीजें कंपाइल होती है सी पाइथन में, तो वो जाके हर वैल्यू दिखेगा। तो काउंट उसने पहले देखा, राइट, तो काउंट के लिए वो अपना एक एड्रेस, तो हमेशा हर चीज को ऐसे रेफरेंस और एड्रेस में सोचो। सी है ना काउंट, काउंट इक्वल टू 0, ये मतलब रेफरेंस 0x134 असाइन करते 0, राइट। तो ये हो गया आपका, मान के चलो यार, ऑब्जेक्ट, एंड एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रेट एड्रेस या रेफरेंस, ये हो गया मान लो वैल्यू। ठीक है, तो देख लो ना, यही लेबल है। वेरिएबल इज अ लेबल, इट्स अ रेफरेंस कंटेन्स द वैल्यू। ठीक है, इसीलिए रेफरेंस का चेंजेस होता रहता है और वैल्यू अपडेट होता रहता है, राइट। अब काउंट, अब क्या होगा जब इधर इसमें अंदर घुसेगा ना वो, तो एक बम्प के अंदर एक काउंट मेथड है, तो वो इसको एज ए लोकल नेम स्पेस मांगेगा। तो ऐसे नहीं कहेगा कि ये काउंट ऊपर वाला काउंट है, ये कहेगा ये काउंट इज लोकल काउंट, तो इसके लिए अलग एड्रेस रखेगा। इसकी वैल्यू उसको नहीं पता चलेगी क्योंकि फिर से इसने काउंट इक्वल टू काउंट प्लस कर दिया। तो ये काउंट डिफाइन होना चाहिए, तभी ना ये काउंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 चलेगा। तो वही यहाँ पे एरर भी देगा। इसीलिए कहते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक आप ग्लोबल लगा सकते हो या फिर नॉन लोकल वेरिएबल लगा सकते हो, जिससे कि ये जब ये कंपाइल करेगा कोड को, तो अगर नॉन लोकल या ग्लोबल वेरिएबल रखोगे तो ऊपर वाले वेरिएबल से उठा लेगा, मतलब काउंट से उठा लेगा, यहाँ से जहां से उठा रहा है, देख रहे हो काउंट। अगर जैसे यहाँ पे आपने ग्लोबल लिख दिया है ना, काउंट नाउ रिफर्स टू द मॉड्यूल लेवल 1, इस वाले से उठाने लगेगा। इसी को नॉन लोकल लिख दोगे तो ऊपर से उठाने लगेगा। तब यहाँ पे जब आप करोगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस केस में प्रॉब्लम आएगी, और इस केस में आपको वो वाला एरर आएगा, यहीं पे कहीं लिखा होगा लोकल अनबाउंड लोकल एरर आएगा। ठीक है, दैट यू गॉट ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। और एलईजी का कॉन्सेप्ट समझो, हमेशा एलईजी याद रखो, सो दैट स्कोप का चीजें क्लियर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे है ग्लोबल इक्वल टू 0, बम्प की ग्लोबल, हाँ मैं वही समझा रहा था। ठीक है, इंक्लूजिंग स्कोप, अच्छा इंक्लूजिंग स्कोप देखो, अब देखो दो मेथड की बात आ रही है। धीरे धीरे देखो आप ना कैसे क्लोजर समझ जाओगे, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, है ना। आप कहोगे सर क्लोजर ये क्या होता है, अभी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई क्लोजर। तो देखो यहाँ पे डेफ इक्वल टू आउटर, है ना, यहाँ मेथड बनाया इसने, एक बाहर का मतलब एक मेथड है, एक फंक्शन है ना। यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया, मैसेज इक्वल टू फ्रॉम आउटर, फ्रॉम आउटर। ठीक है, मतलब ये जो वेरिएबल है ना, ये इसका लोकल होगा आउटर का, करेक्ट, एग्जैक्टली। इसके अंदर जो हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनेशन इनर, ठीक है, ये मैंने इनर मेथड डिफाइन किया, और इसके अंदर मैं ये मेथड प्रिंट करना चाहता हूँ, ये मैसेज इजीली हो जाएगा ना, क्योंकि यार देखो इस इम्यूटेबल है, ये इसकी रेफरेंस सेम है, कोई रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है, सीधे बस प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो प्रिंट हो जाएगा यार। क्या इसमें सोचना है, ये दिस विल प्रिंट द फॉर्म आउट मैसेज। बट अब मैं यहाँ पे इनर मेथड कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे आउटर मेथड कॉल कर दे रहा हूँ। अब होना क्या चाहिए, तो ये देख रहे हो ना, मैसेज डिफिनेशन इनर, तो ये जो है ना फाउंड इन ई द इंक्लूजिंग स्कोप, ये मैसेज
फाउंड करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा। इतना समझ में आएगा? ठीक। चलो अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं, है ना। बिल्ट इन स्कोप एंड हाउ टू शो शैडो इन इंसिडेंट, ये देख लेना, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेंथ इज बिल्ट इन 5 डिफरेंट, ठीक है। ये जो हम बिल्ट इन की बात कर रहे थे। और अब आते हैं कंप्रिहेंसिव हैव देयर। तो बेसिकली होता क्या है ना कि अब जैसे ही ये जो बाहर के मेथड होते हैं, मतलब डिफिनेशन आउटर होगा, है ना, आउटर का, और यहाँ पे ए इक्वल टू लेट्स से 5 असाइन कर दिए, और डिफिनेशन इनर असाइन कर दिए, इनर, और मान लो यहाँ पे लेट्स से कर दिए ए इक्वल टू 10 फॉर एग्जाम्पल, एंड रिटर्न मान के चलो आपने रिटर्न कर दिया इधर से इनर वाला मेथड, ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर दिया आउटर वाला मेथड। तो समहाउ होता क्या है कि जैसे ही ये रिटर्न कोई भी मेथड रिटर्न होता है तो उसको 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 पाइथन को लगता है ना कि ये डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ, अभी मैं समझा दूंगा, ये बस क्लोजर आना ही वाला, वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। I'll tell you how it works, ठीक है। So this is how it's happening। एक सेकंड मैं इसको हटाता हूँ एंड मैं इसको लेना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। देख लो, इन द फ्रेमवर्क्स लाइक LangChain and LangGraph Identity inside LangGraph node, a name is resolved by LEGB। LEGB ऑलवेज याद रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन यहाँ पे कह रहा है मेक ग्राफ मॉडल नेम, है ना, इंक्लूजिंग स्कोप होल्ड्स मॉडल नेम, और कॉल मॉडल करते हैं। देख रहे हो ना, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है एंड देन मॉडल नेम आता है इधर से, यहाँ से, तो ये सेट हो जाता है इसमें। तो LEGB का हिसाब है। अब क्लोजर पे आता है, जो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माइन, क्लोजर पे आते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है काउंटर, अब में से याद रखो LEGB, ठीक है। यहाँ पे n को डिफाइन कर दिया, n इक्वल टू 0। यहाँ पे इसने लिख दिया n नॉन लोकल है, तो मतलब हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमें इंक्लूजिंग, मतलब जब पाइथन कंपाइलेशन रन होगा तो एक n डिफाइन होगा, उसका एड्रेस देंगे 1 2 3 4 जो भी, लेकिन एक n लोकल डिफाइन नहीं होगा जिसका अनदर एड्रेस हो, क्योंकि हमने यहाँ ऐसे रोक दिया कि भाई डिफाइन मत करना, क्योंकि हमने यहाँ बोल दिया नॉन लोकल है। एंड देन n+1 होगा, रिटर्न n हो जाएगा। यहाँ जैसे रिटर्न होगा ना, तो ये वाला जो मेथड है, जो आपका ये वाला मेथड है, ये n की वैल्यू बढ़ाता जाएगा, n को n+1, और उस को रिटर्न करेगा। तो ये इंक 1 है, इंक विल रिटर्न दैट n वैल्यू, और फिर रिटर्न करेगा इंक को, ठीक है। और देखो ये मेक काउंटर देख लो ना, अब इसमें होगा क्या कि अब जैसे ही पता चलता है, जैसे ही कुछ भी चीज रिटर्न होती है ना आपका पाइथन में, तो उस मेथड में, तो वो कंप्लीट आफ्टर रिटर्न वो फंक्शन लेसे डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा समझ लो, फंक्शन गेट डिस्ट्रॉयड, है ना। जब फंक्शन डिस्ट्रॉय होगा तो उसके अंदर के वेरिएबल्स का क्या मतलब है, उसके वेरिएबल्स का कोई मतलब, ठीक है, तो वेरिएबल्स भी होने चाहिए डिस्ट्रॉय, वेरिएबल्स शुड आल्सो गेट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसका काम हो गया, तो फंक्शन शुड गेट डिस्ट्रॉय, तो वेरिएबल्स शुड गेट डिस्ट्रॉय। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मान लो ये वाला डिफिनेशन रिटर्न हो रहा है, ये मेथड रिटर्न हो रहा है यहाँ पे, लेकिन दिक्कत हो क्या रही है कि भाई, दिक्कत क्या हो रही है कि भाई ये वेरिएबल इसमें डिफाइंड है नीचे वाले मेथड। तो पाइथन क्या करता है ना, इस वेरिएबल को रख लेता है अपने पास, एंड दैट हेल्प्स, है ना। लाइक जैसे देखो ये एक हुआ पहले, अब वो वेरिएबल जो 0 था, वो वेरिएबल इनके कॉन्टेक्स्ट में रहता है, राइट। और वही वेरिएबल देखो ऐसे बढ़ता था 1 2 3, और भी आगे मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो मेक काउंटर हैज रिटर्न एंड लिव्स इनसाइड द एनक्लोजर, ईच कॉल टू सी अपडेट द सेम रिमेंबर्ड एन। यही जो रिमेंबर्ड एन है ना, यही सब कुछ चीजें चेंज करता है, यही है क्लोजर, यही रिमेंबर्ड एन है ना। इवन दिस गेट्स डिस्ट्रॉयड, इवन मेक काउंटर असाइन टू सी, और जैसे ही रिटर्न होता है फिर भी हमारा जो n है कीप ऑन अपडेटिंग, मतलब n इज इक्वल टू 0, अगली बार हम कॉल करें तो n इक्वल टू 1 ही, सी इसकी वैल्यू 1 ही आना चाहिए। लेकिन जो पुराना वाला कॉल हुआ है ना, वो पाइथन के कंपाइलर में स्टोर्ड है, वही n+1 करता जाता है बार बार, जो यहाँ पे है, दैट इज क्लोज। अभी और देखो, अभी भी मैं कंप्लीट नहीं हुआ हूँ, आई वांट टू एक्सप्लेन इट मोर, ठीक है, ठीक है। सो जस्ट लाइक असाइनिंग अ नेम मेक इट लोकल, लाइक
जो हमने अभी पहले देखा था, राइट? Assigning an n inside ink would create a new local, non-local tells Python don't make a new local, ठीक है? रिबाइंड विथ n इनक्लोज। तो यहीं पे जो हम जस्ट इसके पहले बात कर रहे थे, ये देखा काउंटर ब्रोकन यहाँ पे है n इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने बोला ही नहीं कि लोकल है कि नहीं, तो यहाँ पे एरर दे देगा, अनबाउंड लोकल एरर। तो दिस विल रिटर्न एन एरर बिकॉज हम यहाँ पे ना विदाउट, क्योंकि ये जब कंपाइलर चलेगा तो इसको लोकल स्कोप मानेगा, लोकल नेम स्पेस में रखेगा, इंक्लूजिंग बेसिकली LEGB, तो L वाले में रखेगा, और इसको बोलेगा कि विदाउट डिफाइनिंग n हाउ कैन यू एड n, सो दैट इज अनबाउंड लोकल एरर में आ जाएगा और ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, करेक्ट? एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, और ठीक है, अब देखो धीरे धीरे और समझो, फिर याद रखो LEGB, राइट? अब देखो ग्लोबल है, रिमाइंड्स, इतना टाइम हो रहा है, ठीक है, चलो आज इतने देखते हैं, कल और मैं ट्राई करता हूँ बताने का। थैंक यू।